सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। 4 दिन का गैप हो गया ना। देखिए बच्चे, पहले क्वेश्चंस की बात करें ना तो बड़ा आसान सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो हम लोग दो तरीके से ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मुंजवानी सॉल्व कर सकते हैं और एक पूरे पैटर्न के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मुंजवानी सॉल्व करना सीखो, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। कहता है अनुज कौन है? तो अजय के भाई के पिता। तो अजय के भाई के पिता यानी अजय के पिता की इकलौती पुत्री। तो अजय के पिता की इकलौती पुत्री यानी कि अजय की बहन का पुत्र है। तो बहन का पुत्र है यानी भांजा है। तो पूछ रहा अजय का अनुज से क्या संबंध है? तो जब अनुज भांजा है तो अजय मामा होगा, और मामा का अर्थ क्या होगा? तो माँ का भाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अगर इसी चीज को हम डायग्राम के माध्यम से शो करें तो देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो अनुज की बात करेंगे। अब कहता है अनुज कौन है सर? तो कोई अजय है और अजय का कोई भाई है, यानी प्लस में उसके पिता कोई है। ठीक है, इनकी इकलौती पुत्री है। इनकी कैसी पुत्री है ये? तो इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। और इकलौती पुत्री का अजय कौन है? तो पुत्र है। अब देख लो पूछ किसका रहा है बच्चे? तो पूछ रहा अजय का। अजय का अनुज से क्या संबंध है? तो हम हो गए, ये मेरी माता हो गई, मेरी माता के पिता यानी नाना हो गए, और नाना का पुत्र मामा, और मामा का भाई मामा हो गया। यानी अजय अनुज का मामा है, और मामा को क्या कहेंगे? तो माँ का भाई कहेंगे। तो आंसर हमारा माँ का भाई हो गया। निक्कू जी खुश रहिए बच्चे, खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ब्लड रिलेशन में, इसको हम लोग इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइन और सिंबल का यूज होता है। तो पहला कहता है $R, एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है, यानी सिंबल के पहले वाला शख्स भाई है। गुड इवनिंग बच्चे। R@S का अर्थ है कि आर एस की पत्नी है, तो सिंबल के पहले वाली शख्स पत्नी है। इसी तरह हैश के पहले वाली शख्स क्या है? तो पुत्री है। और ग्रेटर के पहले वाला शख्स जो है वो पिता है। 4 रिलेशन शो किया। अब इस 4 रिलेशन को दिखाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, और वो जानना चाहता है कि डी जो है ना वो ए का ससुर है। तो बताओ डी अगर ससुर है तो डी लड़का होगा ना। तो देखिए सबसे पहले डी को, अगर मैं हूं तो यह मेरी बेटी है। ठीक है, मेरी बेटी के पिता हो गए, तो मेरी बेटी के पिता मेरे पति होंगे, तो हम उनकी पत्नी हो गए, यानी यह डी महिला हो गई। और जब डी महिला हो गई तो ए का ससुर हो ही नहीं सकती है, तो कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, खुश रहिए बच्चे। हम हो गए ये मेरे पिताजी, तो ई जब मेरे पप्पा हैं तो हम पप्पा का बेटा है या पप्पा की बेटी है, प्रूफ नहीं होगा, तो यहां भी डी कैंसिल हो गया। फिर देखो, हम है ये मेरे कौन? तो मेरी पुत्री, और मेरी पुत्री के पप्पा, तो पुत्री के पप्पा पति हो गए, यानी हम पत्नी हो गए। तो हम पत्नी हो गए तो महिला हो गए, महिला कभी ससुर बन ही नहीं सकता। तो 3 ऑप्शन को ऑलरेडी हमने काट दिया। जब 3 ऑप्शन को हमने काट दिया तो चौथा आंसर हो जाना चाहिए। पढ़ लीजिए, देखिए हम है मेरी कौन? तो बेटी, और मेरी बेटी का कौन? भाई, तो बेटा, और मेरे बेटा की कौन? पत्नी, तो बेटा की पत्नी यानी मेरी बहू। और चूंकि हम किसके पिता हैं? तो ई के पिता हैं, तो हम लड़का है। तो जब हम लड़का होकर के ए को बहू बोलेंगे तो मेरी बहू मुझे ससुर बोलेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। खुश रहिए बच्चे। तो आंसर बाबू हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। राधे राधे बाबू, अतुल जी खुश रहिए बच्चे। अच्छा ध्यान से सुनिएगा ऑफलाइन वाले बच्चे, कल किसान कोल्ड स्टोरेज में 1 बजे से 3 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का आयोजन किया गया है, जो हर सैटरडे 30 क्वेश्चन चलेगा ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो जो भी बच्चे पटना में हैं आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, और आकर के किसान कोल्ड स्टोरेज वाले हमारे ब्रांच पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हर सप्ताह आप एक टेस्ट रीजनिंग का दे सकते हैं, जिसमें 30 से 50 क्वेश्चंस के बीच में होंगे। जितने क्वेश्चंस होंगे उतने मिनट आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे, और बाकी एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑफलाइन मोड में वहीं पे होगा क्लास में। तो अप्रॉक्स आपकी 2 से 2.5 घंटे की क्लास हर सैटरडे को चलेगी दोपहर में। उसको करना मत भूलिए, वो ऑफलाइन मोड में चलेगी। ठीक है, 23 को एग्जाम है, अभी से ही बच्चे बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, 1 नंबर रिपीट करना है। ठीक है बच्चे, लास्ट तक वेट कर लो, मैं 1 नंबर रिपीट कर दूंगा।
अच्छा विनोद गिरी जी पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, बस बच्चे कंटिन्यू रहिए, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्शन का प्रश्न है, और अगर डायरेक्शन के हम प्रश्न की बात करें तो ए बिंदु से कोई चलता है और डी बिंदु पे रुकता है। अब प्रश्न पूछ रहा है बिंदु डी बिंदु ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु डी अंतिम है और बिंदु ए प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक से अंतिम मुझे चाहिए। अगर मन है तो हम डायरेक्शन खींचेंगे और नहीं मन है तो हम लिख करके बना लेंगे। जैसे देख लो, पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और साउथ में कितना चलती है, तो 35 मीटर। वहां से वो बाएं मुड़ती है, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है कि ईस्ट में आएगी, और ईस्ट में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 60 मीटर। फिर से वो बाएं मुड़ती है, तो ईस्ट से बायां मुड़ने का मतलब नॉर्थ में कितना, 15 मीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, तो नॉर्थ से बायां यानी वेस्ट में, और वेस्ट में कितना चलती है, तो 90 मीटर। और अंत में वो दाएं मुड़ती है, तो अंत में वेस्ट से दायां मुड़ने का मतलब हो गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कितना मुड़ती है, 20 मीटर। ठीक है, और बिंदु डी पे पहुंचती है। तो देखो जो भी कटने वाला है आप उसको काट दो। तो देख लो, पहले साउथ भी 35, नॉर्थ भी 35, तो साउथ 35 से नॉर्थ 35 कट गया। ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, तो 30 से 30 कट गया, यानी वेस्ट में बच गया 30। तो अब बिंदु ए से, कहां से, बिंदु ए से अगर हम बिंदु डी तक जाएं तो ये होगा वेस्ट 30। ठीक है, और बिंदु डी से अगर बिंदु ए तक जाएं तो ये उल्टा काम होगा, तो वेस्ट का उल्टा ईस्ट 30। अब देख लो क्या पूछा है, बिंदु डी बिंदु ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु डी बिंदु ए से वेस्ट में 30 मीटर की दूरी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। सर ऑफलाइन में एडमिशन लेना है, कैसे कांटेक्ट करें? बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेने का रामबान तरीका है, किसान कोल्ड स्टोरेज ब्रांच पहुंच जाइए, वहां 9 से 10 में रीजनिंग स्टार्ट हुई है, न्यू बैच। ठीक है, आप उस बैच में आकर के अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ये गेम? अब देखिए, इसी को जब हम लोग फिगर से बनाते हैं ना तो समय तो सेम लगता है, लेकिन फिर सर आप ऐसे क्यों बनाते हो? तो जब छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 3 लाइन 4 लाइन के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फिर बहुत आराम से हम मुजवानी बना सकते हैं अगर इस पे हमारी कमांड हो जाए तो। इसीलिए इस वाले फंक्शन को धीरे धीरे करके हमसे सीख लो, आने वाले समय में आपकी डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखो, फिर से देख लो, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा है अब क्यू का मुख किस दिशा में है। ध्यान से समझना, अब उसको डिस्टेंस नहीं चाहिए, सिर्फ अंतिम समय में क्यू किस दिशा में देख रहा है, हमको सिर्फ यही पता करना है। ठीक है, अमरजीत सर बिल्कुल क्लास ले रहे हैं बच्चे। तो जब सिर्फ अंतिम दिशा पता करना हो तो दूरी से मतलब नहीं रहता है। अब देखो, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर चलता है 42 किलोमीटर, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो एक दायां से एक बायां कट गया, बचा क्या, दक्षिण और दायां। तो दक्षिण जाते जाते दायां मुड़ेंगे तो पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, बस यही इसके लिए सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, जब आपसे पूछे ना कि अंतिम समय में मुख कहां है, साउथ में चलते चलते पहला टर्न किधर था, राइट, दूसरा टर्न किधर था, राइट, और तीसरा टर्न किधर था, लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट कट गया। अब अंतिम डायरेक्शन पूछ रहा है, तो वेस्ट से कैसे मुड़ना है, राइट, साउथ से मुड़ना है, राइट, साउथ से राइट मुड़ने का मतलब वेस्ट है, तो वेस्ट हमारा आंसर हो गया। आप करके देख सकते हो, पहले मैं दक्षिण दिशा में चला, कितना, 42 किलोमीटर। इसके बाद यहां से मैं अपने दाईं ओर मुड़ता हूं, और दाईं ओर मुड़ करके मैं कितना चलता हूं, तो 2 किलोमीटर। तो यहां से मैं मुड़ा दाईं ओर और दाईं ओर मुड़ करके मैं चला 2 किलोमीटर। फिर कहता है पुनः मैं दाईं ओर मुड़ता हूं और 30 किलोमीटर चलता हूं, तो पुनः दाईं ओर मुड़ के चला 30 किलोमीटर। और अंत में कहता है मैं बाईं ओर मुड़ता हूं और 10 किलोमीटर चलता हूं। अब पूछ रहा है भैया आप किधर जा रहे हो, तो बच्चे आप किधर जा रहे हो, तो आप वेस्ट में जा रहे हो। तो इस वाले रूल से आप बनाना शुरू कर दोगे ना, तो ये वाली आपकी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन कट रहे हैं, चलिए क्लियर है? ठीक है पंकज बाबू, इसमें कुछ था देख ले, हम दोनों तरीके से डिस्कस कर दिए, अपने रूल से भी डिस्कस कर दिए और इस रूल से भी डिस्कस कर दिए। ठीक है, कि आप चाहो तो लाइन खींच के भी बना सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो समय लगता है। अपना गांव नहीं गया था बच्चे,
फुफ्फा जी का देहांत हो गया था तो फुफ्फा जी के गांव गया था। अपना तो शहर गांव सारा पटना ही है, ठीक है, मैं प्रॉपर पटना वासी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देख लो ये वाला क्वेश्चन तो समझ लो भैया मेरे लॉलीपॉप है, क्योंकि लॉलीपॉप से ज्यादा आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। ट्रायंगल काउंट करने हैं। अच्छा ध्यान से देखो, हमने सीख रखा है कि जब एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसी हो और इस ट्रायंगल को हम ऐसे करके बांट ले, ठीक है, तो हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? तो इसकी काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 और यहाँ 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 9 1 10, हमारी काउंटिंग यही होती है। जब इस टाइप का ट्रायंगल हो तो हमारी काउंटिंग इस टाइप से होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से कितने मिलेंगे? 10, यहां से भी 10 और यहां से भी 10, 10 10 20 10 30 हो गए। 30 के बाद ये छोटुआ रहा 31 नंबर का ट्रायंगल, और ये जो बड़ा वाला है ना बाबू, ये रहा 32 नंबर का ट्रायंगल। यानी इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 32 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रही है। तो आंसर बी नंबर में हो गया। सर कैलेंडर में प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? आप यूट्यूब पे खोजोगे कैलेंडर की वीडियो हमारी अपलोड होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देखिए ये वाली क्वेश्चंस भी है ना, बेहद ही आसान है, इसमें मेहनत करने वाली बात तो कोई है नहीं। कहता है पीईएसटी की पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण का मतलब होता है मिरर इमेज। पार्श्व दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। तो देखिए जब मिरर इमेज है, तो अगर मिरर यहां रखेंगे तो ये टी से ना शुरू होगा, ये पी से शुरू हो गया, इसके लिए ये गलत। ये भी भाई साहब पी से शुरू हो गए हैं, गलत। ये टी से तो शुरू हुआ है लेकिन टी नीचे है, गलत। इकलौता बी नंबर बचा, और बी किस में है बाबू? तो बी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो, कहता है सर कौन सा दर्पण छायाकृत दिखेगा? तो बताओ, दर्पण को इधर रखें तो आर अपना स्थान पलटेगा और आर से शुरू होगा, ये आर से शुरू नहीं हुआ है। देख लो आर इसमें अपना स्थान उल्टा होके पलट दिया है, तो ये भी खत्म। अब बच गया ये दोनों में, देख लो ई में अंतर है, तो ई अपने स्थान पे घूमेगा तो इस तरह से रिएक्ट करेगा। डी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर हो गए। तो जब भी मिरर इमेज के, वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसानी से इसी तरीके से किया जाता है। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म से आपके यहाँ बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। हाँ बच्चे, सिर्फ मैथ में 900 से ऊपर स्कोरिंग चले गए हैं, 9th 10th वाले मैथ में। तो यहाँ से कुल मिलाकर लगता है मुझे कि 4000 प्लस टोटल में रिजल्ट होंगे। आइए ध्यान से समझिएगा, ये लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है और हम लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। कहता है कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिला के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर है। तो भैया कोई बहुत सारे छात्रों ने कॉलेज ए में एडमिशन लेने के लिए रिटन एग्जाम दिया, जिसको एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में उनका प्रदर्शन क्या नहीं था? अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जब कॉलेज की मेरिट लिस्ट बनी ना, तो कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, मेरिट लिस्ट में कैसे रैंक पे थे? ऊंची रैंक पे थे। अब कहता है कि हमने स्टेटमेंट तो आपको बतला दिया कि सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन को समझकर और आप निष्कर्ष का पता लगाइए कि निष्कर्ष क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। हम नकारात्मक सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कुछ लोग भी हैं जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग। यानी बाकी जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं वो मेरिट लिस्ट ऐसा है जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो ये हम निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त, यानी कि आपने जो रिटन एग्जाम दिया है उसके अलावा
अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। तो भैया अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कुछ छात्र, फिर भी वो ऊंची रैंक पे मेरिट लिस्ट में है, इसका मतलब ही है कि सिर्फ मेरिट लिस्ट बनने के लिए हमको अच्छे प्रदर्शन के साथ भी बहुत कुछ जरूरत है। तो हम 2 नंबर कंक्लूजन का चयन कर सकते हैं। तो 1 नंबर तो गलत हो गया, लेकिन 2 नंबर सही हो गया, और ये व्यवस्था हमें बी नंबर में दिख रही है, तो आंसर हमारा बी हो गया। तो जिन बच्चों ने बी लगाया उनका आंसर तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो बच्चे बी नहीं लगा करके सी वगैरह लगाएं, जैसे तन्मय जी ने कहा कि बोथ रॉन्ग है, तो बच्चा बोथ रॉन्ग कैसे होगा? अगर इसको आप गलत कर दीजिएगा, इसका मतलब है कि सिर्फ लिखित परीक्षा ही बेस है, और सिर्फ लिखित परीक्षा ही बेस होती तो जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ वो मेरिट लिस्ट में टॉप पे आ पाते? नहीं आ पाते। यानी कि मेरिट लिस्ट बनने के लिए लिखित परीक्षा के साथ भी कुछ मापदंड रखा गया है, जिसके कारण ये बच्चे जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो अगले मापदंड के अनुसार बहुत अच्छे रहे होंगे, जिसके कारण उनका मापदंड के अनुसार, दूसरे मापदंड के अनुसार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो यही हमने दूसरा नंबर कंक्लूजन निकाला कि कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है, इसीलिए ऐसी घटना घटित हुई है। समझ गए चीजों को? देखिए, पूरे लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं माथा लगाना होता है, सिर्फ उसके भाव को समझना होता है। आपने भाव को समझा और लॉजिकल रीजनिंग आपकी हो गई। नेक्स्ट देखोगे, देखिए आपको यहां 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। यानी कि 6 महीने के लिए कहीं मुझे रख दिया गया, ठीक है, और 6 महीने के लिए जो मुझे रखा गया किस पीरियड पे? तो प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नियुक्ति हो गई। अब इसके बाद 6 महीने के बाद वो समीक्षा करेगा किसकी? कि उस 6 महीने में हमने कैसा प्रदर्शन किया। अगर हमारी प्रदर्शन अच्छी रही तो नियुक्ति होगी, और हमारी प्रदर्शन अच्छी नहीं रही तो नियुक्ति नहीं होगी। तो देखिए क्या कहता है, प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो हम अजम्पशन तो ले सकते हैं ना, तभी तो मूल्यांकन अगर कर ही लेता बिना प्रशिक्षण अवधि के, तो क्या वो 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे देता? हमें नहीं देता। परीक्षार्थी नौकरी की पुष्टि के लिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं, यह भी सही है, सीखने का प्रयास करते हैं, तब तो हमने कहा कि सिर्फ प्रोबेशन पीरियड 6 महीने निभा लोगे तो मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। आपने कैसा प्रदर्शन किया उस 6 महीने में, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है, तो धारणा 1 और 2 दोनों सही है। अब देख लो बच्चा ऐसा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, सभी से विनम्रता से बात कीजिए, भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो। तो स्टेटमेंट कहता है कि आप सभी से कैसे बात कीजिए, तो पोलाइटली बात कीजिए, एकदम आराम से, इत्मीनान से, विनम्रता के साथ बात कीजिए, भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च ही क्यों ना हो। यानी आप सोसाइटी में एक मेंटेनेंस रख रहे हो, आप हाई मेंटेनेंस कर रहे हो, फिर भी आप लोगों से जो है ना वो बड़े प्यार से बात कीजिए। अब देखो क्या कहता है अजम्पशन, आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं। तो आमतौर पे लोग अगर हाई सोसाइटी मेंटेन करने लगे और विनम्रता से बात भी करने लगे, तो क्या ये स्टेटमेंट देने की जरूरत होती? बिल्कुल नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं आम लोग जो है, जब उनकी स्टेटस थोड़ी ऊंची हो जाती है तो पोलाइटनेस उनकी खत्म हो जाती है। यही चीज ये कह रहा है, तो पहला सही है। दूसरा, कभी भी किसी भी सामाजिक स्थिति को नकारा जा सकता है, तो इसका कोई लेना देना तो है ही नहीं। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन सही है और 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तो देख लो 1 नंबर निहित किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बाबू। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। तो फिर से याद दिला दूं, कल 2 बजे किसान कोल्ड स्टोरेज में ऑफलाइन मोड में 30 क्वेश्चंस की टेस्ट है, जिसमें मात्र 3 से 4 टॉपिक के अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं हर सैटरडे को किया करूंगा। तो उस ऑफलाइन मोड को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 2 से 2.5 घंटे की वो क्लास चलेगी, जहां आपको 30 मिनट दिए जाएंगे उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और 1.5 घंटे में उस सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन बारीकी से कर दूंगा। तो हर सैटरडे को आप किसान कोल्ड स्टोरेज में आ सकते हैं। उसके लिए ना आपको कोई कॉस्ट देना है, ना तो आपको कुछ करना है, बस आपको अपना समय देना है 2 घंटे, ठीक है। उस
उस 2 घंटे में मैं आपको लॉजिकली रूप से पूरा का पूरा स्ट्रांग करके भेज दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में 2 अंतर होती है। ऑनलाइन फिल्मों की दुनिया होती है, एक फिल्म देखोगे याद रहेगा, कई फिल्में देख लोगे कुछ फिल्में भूल जाओगे। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है ना कि माइंडसेट होता है, आई टू आई कनेक्ट होता है, तो इससे आप मेरी बात कितना समझे कितना नहीं समझे ये हम शिक्षकों को अच्छे से भली भांति ज्ञात होता है। तो वहां पे ऑफलाइन की दुनिया मेरी अलग है और ऑनलाइन की दुनिया अलग है। तो कल आप हमसे 1 बजे दोपहर में बिल्कुल टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएगी। आप वहां 1 बजे दोपहर में किसान कोल्ड स्टोरेज वाले ब्रांच पर, जिसको आप खान कैंपस भी कहते हो, उस ब्रांच पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में 30 क्वेश्चंस का टेस्ट देकर और उसका डिस्कशन उसी समय ले सकते हैं और अपने क्वालिटी को आप पहचान सकते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या आपको सीखने की जरूरत है। तो जो भी बच्चे पटना में हैं कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। किसान कोल्ड स्टोरेज में बिल्कुल आप 1 बजे आइए, आपकी टेस्ट ऑन रहेगी। ठीक है, चलिए। कुछ चीजें ऑफलाइन बहुत अच्छी होती हैं बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन के लिए तो मैं यहाँ यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे आ रहा हूं ना, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना वो ऑफलाइन में पढ़ने का मजा अलग होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 8 बच्चे हैं ए से लेकर एच तक, एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक के बीच बराबर अंतराल है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल खींच लेते हैं। इस सर्किल पे बैठने के लिए हम लोग 8 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी है कि फेस सबका आउट ऑफ सेंटर है। और फेस जब आउट ऑफ सेंटर है तो राइट कहने का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो क्या कहता है, ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। तो ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो यहाँ ए और यहाँ एच बैठ गया। चलो भैया, एक जगह ए और एक जगह एच बैठ गया। अब कहता है डी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एच तो बाहर देखेगा ना। अब इसके दाईं ओर पहला नहीं दूसरा स्थान ये होगा, तो डी यहां बैठ गया, डी भी बाहर देखेगा। फिर कहता है जो, तो जो का काम होता है हमेशा पीछे जाकर नजदीक वाले को पकड़ना, तो नजदीक वाला एच है, तो जो के जगह पे यहाँ एच को रख दीजिए। तो लाइन क्या बन गया, एच सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर बैठा है। तो एच किसके, तो सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर बैठा है। तो सी को अगर हम यहां रखेंगे और बाहर दिखाएंगे तभी सी के बिल्कुल दाईं ओर बगल में एच बैठ सकता है। आगे चलिए, ई डी अथवा ए के बगल में नहीं बैठा, तो ई ना तो डी के बगल में बैठ सकता है और ना ही वो ए के बगल में बैठ सकता है। तो ई के लिए जब ये 3 पोजीशन कैंसिल हो गया तो ई का इकलौता पोजीशन यहीं बैठेगा और ये भी बाहर की ओर देखेगा। अब देखो क्या कहता है, बी ए और ई के बीच में, तो बी किसके बीच में, तो ए और ई के बीच में, इसका मतलब बी को यहां रखना है। फिर कहता है और, तो यहां और उसके लिए जो ठीक बीच में बैठा, तो ठीक बीच में बी बैठा, यानी यहां बी के लिए और होगा, तो बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पे है और बी किसके, तो एफ के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पे है। अब देख लो सारे लोग अरेंज हो गए, इकलौता जी बचा हुआ है। जी को यहां आप जैसे ही रखोगे आपके अरेंजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लो क्या कहता है, ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और डी के बीच में भैया जी बैठा है और जी किस वाले ऑप्शन में है, तो जी ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही इसके लिए परफेक्ट है। सीतामढ़ी से हैं, ऑफलाइन ही देख सकते हैं, तो बच्चे आप मंडे टू फ्राइडे जो है ना वो ऑफलाइन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चे। देखो बच्चा सीरीज है, ठीक है, और सीरीज बनाना काफी आनंददायक होता है। अब कहता है उस संख्या की पहचान कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं। जैसे ही उसने किसकी बात कर दी, श्रेणी की बात कर दी, यानी सीरीज की बात कर दी, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सब एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे अंतर से सीरीज आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट कर लेना है। तो देख लो, पहले देखोगे तो +2 हो गए और फिर देखोगे तो +4 हो गए और फिर देखोगे तो +6 हो गए। अब फिर देखोगे तो यहाँ पे 15 10 25 यानी +11 हो गए और फिर देखोगे तो 26, 4 इधर 3 इधर +7 हो गए
और फिर देखोगे तो 33 से 45 जाने के लिए 2 इधर और 10 इधर, यानी कि +12 हो गए, और फिर देखोगे तो +14 हो गए। अब जैसे ही आप ये अंतर फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि मामला कहाँ पे गड़बड़ाया है, तो मामला यहाँ पे गड़बड़ाया है। बाकी सब में कितने का अंतर है बच्चे, तो बाकी सब में बाबूरे 2 का अंतर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारा जो अंतर होना था ये 2 का, तो ये अंतर हमारा यहाँ 8 चाहिए था और ये अंतर हमारा 10 चाहिए था, तब अगला अंतर 12 होता। तो यहाँ 15 में 8 जोड़ते तो ये वैल्यू 23 आती, और 23 में 10 जोड़ते तो 33 आके फिर से सीरीज बैलेंस कर जाता। इसका मतलब है ये जो 26 यहाँ लिखा गया, यहाँ एक्चुअल में 23 लिखना था। तो ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करेंगे कि सर श्रेणी में बी नंबर जो ऑप्शन है यही हमारे लिए सबसे गलत ऑप्शन है। तो आंसर इसका बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि सर कोई जानकारी दी गई है, इससे आपको उपयुक्त प्रश्न का जवाब देना है। तो जानकारी क्या है? 7 बक्से एक मेज पर रखे हुए हैं, प्रत्येक बक्से में अलग अलग फल रखे हुए हैं। फलों का नाम सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और आम है। बक्से को नीचे से क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। कुछ नहीं कीजिए, बक्से को जैसे नीचे से 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है वैसे आप भी बक्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंकित कर लीजिए। अब जो कह रहा है प्रश्न बस वो काम कर दीजिए। कहता है सेब सम संख्या वाले बॉक्स पे रखा गया है, यानी जहां भी हम सेब को रखेंगे वो सम संख्या का बॉक्स होगा, यानी या तो 2 या तो 4 या तो 6, यानी सेब के लिए 3 कंडीशन बचेंगे। अनफिक्स क्लू है, छोड़ दीजिए। आगे चलिए। चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से पे नहीं है, यानी 7 नंबर पे चेरी को जगह नहीं मिलेगी, लिख करके काट दीजिए। टमाटर बिल्कुल बीच वाले बक्से में रखा गया है, तो ठीक बीच वाला बक्सा तो ये होगा जिसपे क्या रखा जाएगा, तो टमाटर रखा जाएगा। अब याद है ना सेब को सम संख्या पे रखना था, तो अब सेब के लिए 2 पोजीशन बचा, या तो 6 पे या तो 2 पे, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। आगे चलेंगे। केला टमाटर के ऊपर वाले किसी बक्से में, तो टमाटर के ऊपर जब केला है तो केले को रखने का इतना कंडीशन, केला को हम लोग 7 पे, 6 पे या 5 पे कहीं रख सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं रख सकते हैं। अब कहता है अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या पे रखा गया है, तो सेब तो पहले से सम संख्या पे था और अमरूद भी सम संख्या पे है, लेकिन सेब से नीचे वाले पे, तो 2 ही तो सम संख्या बची हुई है, एक सम संख्या तो टमाटर ने ले ली। तो अब 6 नंबर पे जगह किसको दे दीजिए, सेब को, और 2 नंबर पे जगह किसको दे दीजिए, अमरूद को, क्योंकि अमरूद को भी बच्चे रखना था सम संख्या पे। अब देखो क्या कहता है, टमाटर केला अथवा चेरी वाले बॉक्स के बगल वाले बॉक्स में नहीं रखा गया है। तो टमाटर किसके किसके बगल में नहीं, तो केला अथवा चेरी के बगल में नहीं, तो यहाँ पे केला हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर ही केला चाहिए था। तो जब 5 नंबर पे केला नहीं होगा तो हम यहाँ केला रख सकते हैं। और टमाटर किसके बगल में नहीं है, तो चेरी के बगल में नहीं, तो ना तो चेरी यहां हो सकता है ना तो चेरी 3 नंबर पे। तो अब चेरी को कहां जाना पड़ेगा, तो सबसे नीचे जाना पड़ेगा। फिर कहता आम नंबर 5 वाले बक्से में नहीं है, और आम जब 5 वाले बक्से में नहीं है तो आम को मुझे कहां रखना होगा, तो 3 नंबर वाले बक्से में। अब कोई एक फल बच गया है, वो फल कौन है, तो देख लो चेरी खत्म है, संतरा नहीं खत्म है, तो यहाँ पे कौन आ गया, तो संतरा आ गया। और हमारा अरेंजमेंट जो है ना बाबू एक अटेम्प्ट में बनकर के तैयार हो गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, उपर्युक्त अनुक्रम के आधार पर कौन सा विकल्प विषम है, सेब सम संख्या पे, संतरा विषम संख्या पे, आम विषम संख्या पे, चेरी विषम संख्या पे। तो आम, संतरा और चेरी ये तीनों ऑड प्लेस को धारण किए हुए हैं, लेकिन सेब अकेला इवन प्लेस को धारण किए हुए है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर हम लोग बच्चे क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जो सबसे पर्याप्त और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 5 नंबर वाले बक्से में कौन सा फल है,
तो देख लो भैया 5 नंबर वाले बक्से में संतरा रखा गया है, तो आंसर हमारा संतरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। तो क्वेश्चन देख लो, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा दमदार नहीं था, एक अटेम्प्ट में अरेंज होने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कितने लाइन सेगमेंट का गेम, तो सर 3 लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट का गेम, तो सर 5 लाइन सेगमेंट। 3 पचे कितने हो गए, 15, और प्लस 1 हमने जोड़ दिया, कितने मिल गए, 16। इसी तरह से देखो कितने लाइन सेगमेंट का गेम, तो सर 4 लाइन सेगमेंट का गेम, इनटू कितने लाइन सेगमेंट का गेम, तो सर 3 लाइन सेगमेंट का गेम। तो 4 तिहाई कितने हो गए, 12, और प्लस 1 अपने मन से किया तो कितने हो गए, 13। ठीक है, सेम प्रोसेस देखो, कितने लाइन सेगमेंट का गेम, तो सर 5 लाइन सेगमेंट का गेम, इनटू कितने का गेम, तो सर 6 लाइन सेगमेंट का गेम। हमने 6 से गुना किया तो 6 पचे 30 हो गए, और प्लस हमने 1 कर दिया, तो 30 और 1 कितने हो गए, तो 30 और 1 31। अगर यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू चलाते रहे, तब देख लो तो पहले क्या होगा, तो सर पहले 5 लाइन सेगमेंट है तो 5 लेंगे, फिर कितने, तो सर 4 लाइन सेगमेंट है तो 4 लेंगे, तो 5 चक्को कितने हो गए, तो सर 20 हो गए, और अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 20 और 1 कितने हो गए, तो 21 हो गए। 21 बाबू किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो 21 हमारा डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी में शिफ्ट 2 का पूछा गया क्वेश्चन है, और सही में अच्छा क्वेश्चन है। अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कंसंट्रेशन हाई है तो आप एक बार में पकड़ लोगे, लेकिन अगर सावधानी थोड़ी सी भी हट गई ना, तो इसमें दुर्घटना घटने में समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो दिखा कि सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, लेकिन यहां तो भैया 9 तिया 27 हो रहे हैं, यानी लॉजिक फेल हो गया। यहाँ 6 4 की 24 हो रहे हैं, यानी लॉजिक फिर से फेल हो गया। तो अब क्या किया गया है, जहां लॉजिक फेल ना हो, तो ध्यान से देखोगे क्या किया गया, पहले 3 का स्क्वायर ले लिया और प्लस 3 का स्क्वायर ले लिया और बटा 2 कर दिया गया। तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 9 18 बटा 2 हो गए। तो 18 बटा 2 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारा 9 मिलेगा, जो ऊपर है। इसी तरह से पहला टर्म 3 का स्क्वायर था, और दूसरा टर्म हमने 9 का स्क्वायर किया और बटा 2 किया। तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 9 81 हो गया, और बटा 2 करेंगे तो ये 90 बटा 2 आ जाएगा, और 90 बटा 2 करेंगे तो हमको फिर से 45 मिल जाएगा, जो कि सक्सेस है। इसी तरह से बच्चे अगर हम 4 का स्क्वायर करें और प्लस 6 का स्क्वायर करें और बटा 2 कर दें, तो 4 चक्को 16 हो गए, और 6 6 की 36 हो गए। ठीक है, बटा 2, तो 36 और 6 42 और 10 52, यानी ये हिसाब निकल गया 52 बटा 2, और 52 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 26 आएगा, जो कि दे रखा है। तो अब सेम प्रोसेस हमको अप्लाई किसके साथ करने हैं, तो सेम प्रोसेस अप्लाई हमें करने हैं। पहले 2 का स्क्वायर कर लो, और फिर 6 का स्क्वायर कर लो, और बटा 2 कर दो। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, और बटा करोगे 2, तो 36 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 40, और 40 बटा 2 कर दोगे तो आपके आंसर मिल जाएंगे 20। और 20 आंसर देख लो किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो 20 आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मेरे बंधु। तो आंसर हमारा ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। तो हम लोगों ने आंसर लिखा ए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए, इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है, और ये बनाना उतना ही आसान होता है जितना एक ग्लास पानी उठाकर पीना। अब बोलोगे सर कैसे, तो बस आपको चाइना वॉल का ध्यान रखना है और ग्रेटर साइन का ध्यान रखना है, ये आसानी से बन जाएगा। तो देख लो, सबसे पहले एस को किससे मिलवाना है, टी से। तो जब एस से हम टी तक का सफर तय करेंगे तो एस के तरफ साइन का मुख बंद है, यानी एस के तरफ लेसर है। तो जब स्टेटमेंट में एस के तरफ लेसर है तो यहां भी एस के तरफ लेसर है, सही है। तो अब देख लो, इक्वल ग्रेटर, और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी टी ग्रेटर होगा, जो कि सही है। सी से किसको मिलवाना है, एस को।
तो सी से एस तक जाने पे देखोगे कि यहाँ चाइना वॉल बना है, और जब चाइना वॉल बन गया तो सी एस से मिल नहीं पाएगा, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। तो आंसर क्या लगाएंगे? तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। खुश रहिए बच्चे, आनंद जी। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहले ऊपर कभी मत पढ़ो, डायरेक्ट नीचे पढ़ो कि क्या चाहिए। कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया जाता है? तो केवल 2 का उपयोग, 12 यहां रहा, 14 यहां रहा और 7 यहां रहा। ठीक है, तो देखो तो 12 12 24 25 26, 26 और 7 कितने हो जाएंगे? तो 33। 33 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि उसने केवल 2 मसालों की बात करी थी, और केवल 2 मसालों की जब बात करी थी तो 12 यहां मिला जो केवल 2 में शामिल था, 14 यहां मिला जो केवल 2 में शामिल था, और 7 यहां मिला जो केवल 2 में शामिल था। 14 7 21 और 12 कितने हो गए? तो 33 हो गए। 33 किस वाले ऑप्शन में है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए में। तो जब भी ऐसा प्रश्न से सामना करना पड़े तो कोशिश कीजिए कि ऊपर कभी ना पढ़े। इस टाइप के वेन को कहते हैं वेन डायग्राम का ये प्रश्न है, और ये मैथमेटिकल वेन डायग्राम नहीं है। ठीक है, पिक्टोरियल वेन डायग्राम इसको कहा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप डायरेक्ट यहीं पे पढ़िए, ऊपर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं लिखता सैंडलवुड, कैमरन, ग्रीन कार्डिनम, तब हम लोग ऊपर पढ़ करके पता करते, लेकिन जब वो लिखा गया हो ना, तो कभी भी ऊपर मत पढ़िए, डायरेक्ट नीचे से काम कर लो। देखिए, नदियां, गंगा और जल निकाय। तो जल निकाय का मतलब होता है जल स्रोत। जल निकाय का मतलब क्या होता है? जल स्रोत। तो सबसे पहले देखें तो ये जल निकाय है, ये जल निकाय। जितनी भी नदियां होगी, जो भी नदियां होगी ना, वो जल निकाय का ही हिस्सा होगी। और गंगा क्या है? तो नदी है। ठीक है, यानी सारे वेन एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएंगे, और सारे वेन एक दूसरे के अंदर समाहित किस ऑप्शन में हो रहे हैं? तो बी नंबर ऑप्शन में हो रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन। देखिए ये वाली क्वेश्चन तो मुझे लगती है झुंझुन्ना है, कुछ करना ही नहीं है। 2 पॉइंट है ना, 47। 47 को पकड़िए और 6 से सीधा गुना कीजिए। 7 छक कितने? 42। हाथ में बचे 4, 6 4 की 24 और 4 28 हो गए। ठीक है, अब इस 28 को निकाल लीजिए, ये मिनट हो गया। ये क्या हो गया? मिनट हो गया। और लास्ट में जो अंक बच जाए ना, इसको 6 से फिर गुना चढ़ा दीजिए, तो 6 दूना 12 हो गए। ये क्या हो गया? तो ये सेकंड हो गया। इसका मतलब है कि टोटल कितना घंटा हुआ? तो 2 घंटा हो गया। कितना मिनट हो गया? तो 28 मिनट हो गया। और कितना सेकंड हो गया? तो 12 सेकंड हो गया। इसका कैलकुलेशन बेहद ही आसान होता है। तो अब 2 घंटा 28 मिनट 12 सेकंड ढूंढ लो कहाँ है। तो ये व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है। तो 20 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सटेबल आंसर होगा। तो हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अगर ये 3 डिजिट में आए तो 2 डिजिट को मिनट बनाना, और अगर ये 2 डिजिट में आए तो 1 डिजिट को मिनट बनाना। ठीक है, ये बात सिर्फ ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पहली बार 6 से गुना करने पर 2 डिजिट में आ गया तो 1 डिजिट को मिनट बना देना, और 6 से गुना करने पर अगर 3 डिजिट में आ गया तो 2 डिजिट को मिनट बना लेना। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हम कह देते 2.4, इसको कहते कि आवर, मिनट और सेकंड में चेंज करो। तो 4 को किससे गुना करते? 6 से। तो 6 4 की कितने हो गए? 24। तो इसमें से 2 ही अंक आया ना, यहाँ देखो 3 अंक में आया था, और यहाँ 6 से गुना करने पे 2 अंक में आया। तो 2 अंक में आया तो 1 अंक को मिनट घोषित कर दो, और इसको फिर 6 से गुना कर दो, तो 6 4 की 24, इसको आप सेकंड घोषित कर दो। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो, सिलोजिज्म है। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं 1 2 वाले सिस्टम से। देखिए, सभी कोलकाता क्या है? चेन्नई है।
यहाँ कोलकाता के पास दहेज देने को कितना रुपया, तो 1 रुपया, और कोलकाता मांग रहा है 2 रुपया। खत्म हो गया। सारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा है, निगेटिव है। खत्म हो गया। अब यहाँ भी चेन्नई कोलकाता, यहाँ भी चेन्नई कोलकाता, लेकिन सभी के साथ कोई नहीं का केस है, तो ये इधर और जाएगा नहीं। तो ना तो 1 ना तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ 1-2 से बनाने का तरीका। कल टेस्ट कितने बजे से है सर रीजनिंग का? बाबू कल टेस्ट जो है ना 1 to 3 PM, इसमें 1 बजे से स्टार्ट होगी और 1:40 से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी 3 बजे तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैंने दिया है और 30 क्वेश्चन अपने सेक्टर का बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 30 का 30 क्वेश्चन अपने सेक्टर का बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ कैलेंडर का क्वेश्चन है, कुछ क्लॉक का क्वेश्चन है, कुछ आपके क्यूब के क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। इस 5 सेक्टर से मिलाकर मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करना है कल, और 30 क्वेश्चंस का ही टेस्ट है। तो बिल्कुल आप 1 बजे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में आ सकते हो, और कोई भी चार्जेस इसकी नहीं है। ये हर सैटरडे आपकी टेस्ट चलेगी और ये कंटिन्यू एग्जाम तक चलेगी, जब तक आपके सारे एग्जाम नहीं हो जाएंगे। आप आकर के अपनी एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत यहाँ टेस्ट में लगाओ और देखो कि कहाँ कहाँ कमी रह जा रही है। उस कमी की भरपाई डिस्कशन के माध्यम से कर करके और अपने आप को स्ट्रांग बना लो, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आप रीजनिंग में 100% स्कोरिंग करके आ सको। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, पहले 1-2 वाले देखो। कुछ छड़ क्या है, तो सर केन है। छड़ भी यही, केन भी यही, सभी का स्टेटमेंट कुछ में सही। सभी नीले रंग वाले छड़ है। नीला बोला कि हमको 2 रुपया चाहिए, और नीला के पास 1 रुपया था, दे ही नहीं सकता है, तो केवल एक अनुसरण करता है और केवल एक किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए इसका वेन डायग्राम तो दिखाए ही नहीं ना थे, चलिए वेन डायग्राम भी दिखा देते हैं। देख लो, जितना भी मुंबई है ना, कुछ मुंबई क्या है, तो सर दिल्ली है, और कुछ कोलकाता मुंबई है। कुछ कोलकाता क्या है, मुंबई है, और कुछ चेन्नई दिल्ली है। कुछ चेन्नई क्या है, दिल्ली है। अब पहला कहता है सभी कोलकाता चेन्नई है। क्या सभी कोलकाता चेन्नई दिखता है? बिल्कुल नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। क्या चेन्नई और कोलकाता में दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। आइदर और जाने के लिए कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, और सभी के साथ कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन यहां सभी के साथ कोई नहीं है, तो ये आइदर और नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कुछ छड़, सभी कैन छड़ है। जितना भी कैन था ना, ये सभी के सभी क्या थे, तो छड़ थे, और सभी छड़ नीली है। जितना भी छड़ है वो क्या है, तो नीली है। अब कहता है कुछ छड़ कैन है। अब देख लो, छड़ का कुछ हिस्सा कैन है ना, सही हो गया। दूसरा कहता है सभी नीली रंग वाले छड़े कैन है। क्या सभी नीली रंग वाले छड़ कैन है, कि कुछ नीली रंग वाली छड़ कैन है, तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तो केवल एक जो है ना वही अनुसरण करता है। हाँ बच्चे, ऑफलाइन मोड में टेस्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसको कोडिंग रिकॉर्डिंग कहते हैं, और समझ लो इसको बनाना और बउआ का झुनझुना बजाना एक बात है। एकदम कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको इसके रूप से डिकोड करना है। क्या कहता है, पहला तत्व एक प्रतीक है जो कि नहीं है, तो नहीं है तो पहला शर्त अप्लाई नहीं होगा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है जो कि है, और अंतिम सम एक तत्व सम संख्या है जो कि है, तो पहले और अंतिम तत्वों के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले और अंतिम तत्वों को किसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा रे? इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, जैसा कि सब में दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए फिर क्या कहता है। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं जो कि नहीं है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब है इसके लिए भी हमें ये सिंबल यूज करना है, और 8 के लिए भी ये सिंबल यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू के लिए क्या चाहिए, तो इक्वल टू के लिए सर एफ चाहिए। लेसर के लिए क्या चाहिए, तो लेसर के लिए सर पी चाहिए। 2 के लिए क्या चाहिए, तो 2 के लिए सर एक्स चाहिए।
और एट दी रेट ऑफ के लिए क्या चाहिए, तो सर डी चाहिए। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन हमें ढूंढनी होगी। तो देखो तो एफ के बाद पी चाहिए, नहीं है, एफ के बाद पी, एक्स डी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गए। बच्चे वहां से ऑनलाइन व्यवस्था नहीं, वो क्लासरूम से लूंगा, ठीक है। वो अगर मैं यहां से टेस्ट लेता ना, तब वो फिर होती कि लैब से टेस्ट ले रहा हूं, वो टेस्ट जो है ना क्लासरूम से लूंगा, जिसके कारण उसकी क्वालिटी जो है ना वो बिखर जाती है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, रैंकिंग के जो प्रश्न होते हैं ना, वो पूरी तरह से आपके समझ पे आधारित होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा समझ, दोनों को मिक्स करोगे मुजवानी बनेगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होता है, तो वो दाएं छोर से 5वें स्थान पे, दायां खिसकाया है और दायां से दिया है, यानी कम दिया है, बढ़ा दो। तो पहले कितना हुआ 5, 5 में 3 जोड़ दो, तो 5 3 कितने हो गए 8। यानी कि उसका पहले ओरिजिनल पोजीशन जो था ना वो 8 था। अब कहता है पहले वो बाएं छोर से किस स्थान पे था, तो 12 में से 8 छात्र को देख लिए, 4 बच गया, 4 से आगे बढ़ जाएंगे 5 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 5वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही दिमाग इसमें खर्च करना होता है और कुछ नहीं खर्च करना होता है, खास करके रैंकिंग में। तो ध्यान से देखिएगा, ये राइट इंड और ये लेफ्ट इंड। मान लो कि करण कहीं बैठा हुआ है, मान लो करण यहां बैठा हुआ, हमने उसको उसके दाईं ओर 3 स्थान खिसकाया, 1 2 3 स्थान खिसकाकर मैंने करण को यहां पे ले आया। अब करण जब 3 स्थान खिसका दिए, तो वो राइट एंड से कितने स्थान पे आता है, तो राइट एंड से वो 5th हो जाता है। अब पूछता है पहले वो बाएं छोर से कितना हमें स्थान पे था, यानी करण का ये पोजीशन हमको लेफ्ट हैंड से चाहिए। तो देखिए जब यहाँ का पोजीशन 5 है, तो ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ, यानी करण का जो पहले पोजीशन था वो 8 था, किधर से, तो राइट एंड से। अब टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे 12 हैं, और 12 बच्चों में से हमने राइट एंड से कितने बच्चों को देख लिया, तो 8 बच्चों को देख लिया, यानी अभी कितने बच्चे बचे, 4 बच्चे। इसका मतलब है कि करण के लेफ्ट में 1 2 3 4 ही बच्चे हैं। अब जब करण का पोजीशन हम लेफ्ट हैंड से काउंट करने जाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5वां बच्चा करण हो जाएगा। वही पोजीशन हमने कहा कि सर 5वां होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इतना करने का समय ही नहीं होगा हमारे पास कि हम लोग इतना काम कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी बात याद रखनी है, और छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जिधर खिसकाया है अगर उधर से बताया है तो कम बताया है। तो इसने किधर खिसकाया था करण को, दाईं ओर, और पोजीशन भी किधर से दिया, दाईं ओर से, यानी उसने कम दिया। तो जितना खिसकाया उतना बढ़ा दो। तो खिसकाने के बाद 5 हो गया, यानी खिसकाने के पहले 3 ज्यादा होगा, तो 5 3 8 हो गया। 12 में से 8 छात्र को देख लिए, 4 बच गया, उस 4 से आगे जैसे बचेंगे 5 पे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो कहता है सर कौन है जो श्रेणी से संबंधित नहीं है, 10 है, 14 है, 28 है, 32 है, 64 है, 68 है, 132 है। ध्यान दोगे यहां, पहले कितना बढ़ा, सर 4, और फिर यहां देख लो 2 गुना हो गए, फिर कितना बढ़ा, तो सर 4, और फिर देख लो 2 गुना हो गए, फिर कितना बढ़ा, 4, तो अब कितना होगा, 2 गुना होगा। और अगर हम 68 को 2 गुना करें, तो 8 दूना 16, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, यानी 136 चाहिए था, लेकिन यहाँ पोजीशन कितना मिला, 132, जबकि यहाँ पोजीशन 136 चाहिए था। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है ना 132, यही हमारे लिए सबसे गलत और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा वो क्वेश्चंस का आंसर यहाँ भी करवा दे, ठीक है बच्चे, धीरे धीरे करके मैं यहाँ भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा हमारे वीडियो से रीजनिंग आसान हो गए हैं, चलिए ये आपकी अच्छाई है कि आपने मेहनत किया मेरे साथ,
और अपने आप को और बेहतर करते जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए क्या कहता है। जे है, ध्यान से देखो, जे एल के एम ओ एन पी आर क्यू एस वाट वाट। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई कर लोगे ना तो देखोगे बर्ड घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बर्ड घट रहा है। तो देखो, ठीक है, +1, 11 से 15 यानी +4, और फिर 15 से 16 यानी +1, और फिर 16 से 17 +1। ऐसा कैसे कर सकता है। 12 से 13 +1, 13 से 14 +1, 14 से 18 +4, 18 से 19 +1। 2, फिर 1 घटा, 3 बढ़ा, 2 घटा। अल्टरनेट लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1411 और 1141 अल्टरनेट लेकर जाने पे थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाएंगी इस क्वेश्चंस की। तो चलो अल्टरनेट लेकर नहीं जाते हैं, इसको एक साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कितना है, +2 -1। 11 से 15 13 जाने के लिए 12 13 +2, अब यहाँ 13 14 15 +2, फिर कितना, -1, 14 + 16 +2 +2, 18 से 17 -1, और 17 से 19 +2, -1, फिर से -1, तो अब 2 बार जाएगा +2। ठीक है, तो यहां से जाने वाले हैं ये +2। तो 19 2 कितना, 21, यानी यू से शुरू होगा, 2 में है। चलिए, +2 +2 -1 +2 +2, यानी अब जाएगा यहां से -1। खूबसूरत क्वेश्चन। ठीक है, यू भी लिख दिए हैं, यूटी होगा बच्चा। सीरीज को फॉलो कर गया। देखिए ऊपर वाली सीरीज पकड़िए, -1 +2 +2 -1, तो अब 2 बार क्या चलेगा, +2। नीचे वाली सीरीज पकड़िए, +2 +2 -1 +2 +2, तो अगला क्या होगा, तो -1। तो यू में -1, 21 में 1 घटाएंगे तो 20 ना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। थैंक यू बाबू शकीना। देखिए इनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी क्लास कर रहे हैं। देख होता क्या है ना कि रिजल्ट लाने के लिए कभी कभी जबरदस्ती करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट लाने का एक ही तरीका है, क्रेजी हो जाओ। जिस समय आप क्रेजी हो जाओगे ना, उस समय आपका रिजल्ट खुद आपके पास चलकर आएगा। यानी सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, आपको क्रेजी पर लाना पड़ेगा अपने पढ़ाई में। मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अगर ऐसा कर लोगे तो आपके रिजल्ट बिल्कुल 100% आने की चांसेस नहीं रहेगी, वो आएगा ही आएगा। क्योंकि रिजल्ट उसी का है जो पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग मंडे को मिलेंगे, और जैसा कि हमने बात करा था कि अभी क्वेश्चन जो 25 26 29 25 26 29 जा रहे हैं, ये क्वेश्चन धीरे धीरे आपके 50 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जो एसएससी वाले बच्चे मेरे साथ, बिहार एसएससी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि सर हम लोग को भी कुछ हेल्प कर दिया जाए। आप रेलवे की हेल्प कंटिन्यू कर रहे हो, तो जैसे ही ये टेक्नीशियन का एग्जाम खत्म होगा ना बच्चे, पूरी तरीके से उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको सीधा का सीधा खींचकर 50 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चंस रोज आपके पास पहुंच जाएगा, और 50 क्वेश्चंस मैं रोज यहां डिस्कशन कर दिया करूंगा। अच्छा, अब आपके फिगर काउंटिंग में गलत नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं तो कहता हूं जहां कमजोरी आपकी है, आप वो कमजोरी शेयर कर दिया करो मेरे साथ। या तो सैटरडे को आकर के सीख लो ऑफलाइन मोड में, या तो आप अपनी कमजोरी बता दो कि सर यहाँ पे मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, धीरे धीरे करके मैं यहीं पे आपको वो गलतियां जो है ना वो रिड्यूस करवा दूंगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
आप आराम से कर सकते हो। बस पढ़ने का जज्बा होना चाहिए और अपने अंदर रिजल्ट निकालने का जुनून होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी थी, ठीक है, पूरी कहानी तो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उस कहानी का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो सार जो कहते हैं, कहानी का सार, वो मुझे हमेशा से याद रहा है। तो आप भी उस सार से रूबरू हो जाइए। कहता है कि जब हम किसी मंजिल को पाने के लिए रास्ते तय करते हैं तो उस रास्ते पे अनेकों भटकाव आते हैं। अगर हम एक भी रास्ता गलत ले लेते हैं तो ताउम्र मंजिल खोजती रहती है कि जो तय किया था कि यहां पहुंचेंगे वो कहां रह गया। यानी एक भी मोड़ गलत ले लोगे ना तो आपको जहां पहुंचना है कहीं और तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन एक्चुअल में जहां पहुंचना था वहां आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक मोड़ भी गलत ले लिया है। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश यही करना कि स्ट्रेट लाइन में तैयारी करो, कभी भी दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश मत करो, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, आप अपनी मंजिल को बिल्कुल पालोगे। रास्ते का भटकाव आते रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, यूं ही भटकाव हमेशा आते रहेंगे, लेकिन उस भटकाव में, उस माया जाल के मोह में कभी घुमाना नहीं अपने आप को। आप जिस रास्ते चल रहे हो कभी अपने पथ को छोड़ो नहीं, क्योंकि अपने पथ को अगर नहीं छोड़ोगे तो सफलता आज ना कल आपके कदम चूमने जरूर आएगी। तो अपनी मंजिल तय कर लो और उस रास्ते पे चलते रहो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपकी मेहनत में दम है तो आपको ऊपर वाला जो है वो सपोर्ट बिल्कुल करता है और हर जगह सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं पे बर्खास्त करने की इजाजत चाहेंगे। कल सैटरडे है, जितने बच्चे किसान कोल्ड स्टोरेज में आ सकते हैं वो आ जाइएगा। बाबू आपका रिलेशनशिप वाले में बहुत डाउट होता है। ठीक है बच्चे, हम रिलेशनशिप का नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप की 1-2 क्वेश्चन में पर डे आपको डालता रहूं, जिससे आपके रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और भी जिन बच्चों को कोई समस्या होती है आप मुझे बता दिया करो, मैं पूरे सप्ताह उस टाइप के क्वेश्चंस को डाल दिया करूंगा, जिससे आपको सीखने में मदद होगी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आप ताउम्र सीखते रहते हो। अब बोलोगे सर पूरी जिंदगी कैसे सीखेंगे, तो बताओ आपकी आखिरी सीख जो होती है ना, क्या होता है पता है? किसी भी जीवित वस्तु की जो आखिरी सीख होती है, जो अपने जीवन काल में सीखता है, वो अंतिम सीख उसकी क्या होती है? जब आपके प्राण पखेरु, जिसको आप आत्मा के नाम से जानते हो, जब वो निकल रहा होता है ना, उस समय वाली जो फीलिंग होती है वो आखिरी सीख होती है मनुष्य की। अब जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आप वो सीख ही नहीं सकते हो। तो मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है। जब से आपने जन्म लिया तब से आप सीखते रहते हो। जिस समय आप सीखना छोड़ दोगे ना, उस समय आप दुनिया की रेस में पीछे चले जाओगे। तो कभी भी मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे बहन, सीखना मत छोड़ना। जहां से सीखने को मिले कभी ये मत सोचना कि क्या छोटा क्या बड़ा, जहां से सीखने को मिले वहां से सीख लेना। क्योंकि जिंदगी में पूर्ण कुछ भी नहीं होता है, बस आप अपनी ज्ञान की पिटारी को भर सकते हो, लेकिन ज्ञान की पिटारी को अभिश्राप मिला हुआ है कि वो कभी पूर्ण नहीं होगा। और जो अगर कह दिया कि मेरा ज्ञान पूर्ण है, समझो वो या तो भगवान है या तो इस दुनिया का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज्ञान का पिटारा कभी नहीं भरता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, ज्ञान का पिटारा खाली ही रहेगा, उसको वही श्राप मिला हुआ है कि आप कभी भर नहीं सकते हो। तो भैया सीखना ही तो जिंदगी है ना, सीखते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। और मैं क्या कहूं, बाकी आप लोग सभी बच्चे बहुत ही समझदार हैं, बहुत दिनों से आप लोग जो है वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो बहुत जल्द बस ये एक टेक्नीशियन एंड होने दो। जो ही टेक्नीशियन आपकी एंड होती है, यही वाली सेशन 8 बजे रात से ही शुरू होगी, लेकिन ये सेशन 9 बजे के जगह 9:15, 9:20 या 9:30 में एंड हुआ करेगी। और हम लोग रोज इस सेशन में 50 बेहतरीन क्वेश्चंस का मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। और क्या होता है सर, सिंबल डाइस में गलती हो जाता है। कोई नहीं बच्चा, नेक्स्ट वीक में सकीना के लिए मैं जब ब्लड रिलेशन डालूंगा तो पवन सानी जी आपके लिए मैं सिंबल वाला डाइस भी डाल दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल सीखो और हमेशा आगे रहो। ठीक है, चलिए बच्चे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सभी को शुभ रात्रि, सबा खैर। फिर से मिलते हैं और हम लोग कब मिलेंगे, तो मंडे को फिर से मिलेंगे। सभी बच्चे खुश रहिए, जहां भी रहिए,
खुशी से रहिए, आनंद से रहिए, यही जिंदगी है। ना टेंशन लेना है, ना टेंशन देना है। अपने कर्म पे विश्वास करके उस कर्म के रास्ते को फॉलो करते हुए बस आगे की ओर बढ़ जाना है। अंतिम में जीत आपकी होगी। सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था सर 1 नंबर क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दीजिए। 1 मिनट बच्चे, आपका छूटना नहीं चाहिए, दिमाग से निकल गया था, ठीक है। आ जाओ भैया, 1 नंबर क्वेश्चन, हाँ देख लो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये जो होता है ना बाबू, बउआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन होता है, ऐसे समझो। अनुज अजय के भाई, तो अजय का भाई यानी अजय का भाई के पिता, तो भाई का पप्पा अपना भी पप्पा होगा ना, कि इकलौती बेटी, तो पापा की इकलौती बेटी बहन हो गई। का पुत्र है तो कौन, तो का किसके लिए, तो अनुज के लिए। तो अनुज मेरे भाई के पापा यानी मेरे पापा की इकलौती बेटी, तो पापा की इकलौती बेटी बहन का पुत्र है। तो अनुज जब मेरी बहन का पुत्र है तो मेरा भांजा है, तो अनुज मेरा भांजा है तो हम उसके मामा हो गए, ठीक है। अब पूछा किसका, अजय का, यानी अजय के बारे में बतलाना है, अनुज से क्या संबंध है। तो जब अनुज उसका भांजा है तो अजय उसका मामा होगा ना, और मामा तो डायरेक्ट लिखा नहीं गया, तो मामा कहने का मतलब क्या हो गया बच्चे, तो माँ का भाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे करके बनाओगे तो फास्ट बनेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे बना सकते हो, अनुज कौन है, तो अजय का भाई, तो भाई यानी पैरेलल लाइन, के पिता यानी ऊपर, की इकलौती पुत्र यानी नीचे, का पुत्र है, ठीक है। तो अब किसका पूछा, अजय का, तो अनुज से चलो। तो अनुज जब इस महिला का बेटा है तो ये महिला इसकी माँ है, और माँ के पिताजी यानी नाना जी, और नाना जी का बेटा यानी मामा, और मामा का भाई यानी मामा, यानी अजय अनुज का मामा है, और डायरेक्ट मामा लिखा नहीं है तो माँ के भाई को ही मामा कहते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं अब बर्खास्त कर लेने दो, हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को, और हम लोग मंडे से इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस मैं बढ़ा रहा हूं, 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे मंडे से, ठीक है।